अस्सलाम वालेकुम अजीज़ और मोहतरम साथियों। पराक्रम का ताजमहल निम्रा अहमद का लिखा हुआ नावल है। अपने दौर की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली राइटर हैं, कम उम्र हैं, नौजवान नस्ल की पसंदीदा मुसन्निफ़ा हैं। उनका ये नावल पराक्रम का ताजमहल एक कोहपेमा की कहानी है। इस नावल में पहाड़ी सिलसिले में जन्म लेने वाली ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। सामईन में अपने लिखे नॉवेल्स के साथ साथ अपने पसंदीदा नावल निगारों की तहरीरों को भी पढ़ूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप सब अपनी पसंदीदगी और मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। आइए आगाज करते हैं। नावल का आगाज होता है तो मुसन्निफा ने पहली चोटी के उन्वान से इस बाब को नाम दिया है। बुध 20 जुलाई सन 2005 एक माह कबल सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इधर उधर का जायजा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइवे था और दाएं तरफ खुला सा लॉन, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज तेज कदमों से चलती ड्राइवे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखी नाक और अबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नजर इसने परीशे के चेहरे के बिगड़े जावी और खड़े होने का थानेदाराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो बाहर हसीब के साथ खड़ा था। ओह वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों? खैरियत? खैरियत? मुझे देखकर इस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो नहीं आती? आजकल के लड़कों को आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ किस किस्म के वाहियात दोस्तों से दोस्ती है इसकी। कम ऑन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र इसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में मुकैयद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के जोगर्स पहने वो बहुत खफकी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ? बच्चा है। हाँ 6 फुट का बच्चा है। भाई हसीब का क्लास फेलो, यानी होगा कोई 17-18 साल का। मतलब उम्र में हमसे कम अज़ कम भी 8 साल छोटा, तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की बनिस्बत हमेशा ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। बीफ चिली बनाया था, सोचा कुछ तुम्हें भी दे दूँ। इसने डोंगा निशा को थमाया था। इसका मूड सख्त खराब था। वाह, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा का इसकी मूड को खातर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ तो मम्मानी के लिए ही तो लाई हूँ, कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती है। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी इधर आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुँह धो रखो। शेरों के मुंह धुले होते हैं आपा। हाँ याद आया, तुम्हें तो मामू और ममानी चिड़िया घर से लाए थे। कम ऑन, वो हंसने लगा। वैसे अभी किस लोफर लफंगी की बात हो रही थी? वही जिसके साथ तुम बाहर गेट पर खड़े कह के लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है। वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंड, वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुककर मेज पर पड़े डोंगे में से बीफ के चटपटे फिंगर लिट्स उठा कर खा रहा था। और संभल कर आपा, आपका बाप उसका सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परीक्षे बड़बड़ा कर रह गई, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को सलाम तो कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊंगी, अभी तो मुझे जाना है। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनती जाओ। हसीब और इसके 4 दोस्त राका पोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं, तो करते रहें। वो अपने तई निशा ने परीक्षा को पर चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। परियापा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि ये जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हो ही नहीं रही। और खट से कहकर गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं टेलर से, वो तो लेके जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई थी। तुम रात को दे जाना, मैं अभी जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रखे एक लम्हे को मुड़ी थी। क्यों, क्या जल्दी है? वो गेट पर रखे इसका हाथ एकदम ढीला पड़ गया। कदरे हिचकिचाई। वो अभी फुप्पो और निदा अपा आई हुई है ना। अब की बार निशा का मूड खराब हुआ था। क्या मतलब?
ان کو اپنے گھر چین نہیں ہے، ہر دوسری شام کو تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ، وہ درجن بھر چیزیں تو توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے، وہ بس ہی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً تمہاری طرف ہی کھائیں گی نا؟ سیف بھائی کی رات کو ہی آئیں گے، وہ یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی۔ لیکن پھپھو، اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جازیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا۔ سیف سے منگنی کے ان 3 برسوں میں نشا نے کوئی 30,000 دفعہ یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا چپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار، پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا تھا، اس سے قدم ایک قدم ہے کہ وہ زنجیر ہوئے تھے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے نشا؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رہتے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی بھی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا، مگر وہ تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے من سے معصوم کوئی نہیں لگتا اور اندر سے پوری ہیں یہ۔ اور وہ نشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے وہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ وحید ٹرالی سیٹ کر رہا تھا، وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی پھپھو نشا اور اس کے ماموں ممانی کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم نہ کرا دیں۔ پریشے کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اسے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پر۔ اس کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہ کرتے، اور اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پریشے کو ان کے خلاف بھڑکا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو واقع ہوئی تھی، بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پریشے کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی، اور جس طرح اس کی مما کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی رکھ نہ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائیں۔ وحید کی شرمیلی سی آواز اس کے خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل، کوئی ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنی پلیٹ میں بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر بار کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا، وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی۔ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم ہونے کو نہیں آئیں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری، وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے پاپا یہ لوگ روز تو یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی، اور اسے کبھی بھی اتنی کوفت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری طاری ہو رہی تھی۔ ماما، میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔
हाँ खा लो बेटा, तुम्हारे नाना का घर है, निदा आपा ने लापरवाही से कहा, और वो जिसने मलेशियन चिकन बनाने के लिए इतना बड़ा जार मंगवाया था बेबसी से मुट्ठियां बेच कर रह गई। वो रुशान और सनी को टोक भी नहीं सकती थी। सनी पूरे घर में दौड़ता फिर रहा था, इसे कोफ्त हो रही थी मगर वो खामोश रही। फिर चंद मिनट बाद जब वो चावलों को दम दे रही थी, इसे बिल्ली की वेशियाना मियाऊ मियाऊ की आवाज़ आई। या अल्लाह, इसने घबरा कर कफगीर मेज पर रखा और भागती हुई किचन से बाहर निकली। बाहर जमीन पर इसकी पालतू बिल्ली को रुशान ने पकड़ रखा था, जबकि सन्नी इसकी दुम को माचिस की तीली से आग लगा रहा था। बिल्ली तड़पती हुई चीख रही थी, हटो तुम दोनों। इसने जोर से सन्नी के माचिस वाले हाथ पर थप्पड़ मारा, बिल्ली को रुशान से खींचा और माचिस की डिब्बी उठाकर अपने कब्जे में ले ली। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? आपको क्या मसला है? जो भी कर रहे थे हमारी मर्जी, हमारे नाना का घर है, आप कौन होती है पूछने वाली? सन्नी को थप्पड़ लगा था, जिसका जवाब इसने बेहद बदतमीजी से दिया था। पूरे दिन की कोफ्त, बेजारी, निशा की आखिरी बात, पुप्पो, निदा आपा के तंज और ताने, इन दोनों की बदतमीजियां, इसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, मगर सन्नी की बदतमीजी पर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इसने रख कर 2 थप्पड़ सन्नी और रोशान को लगाए। दफा हो जाओ इधर से तुम दोनों। दर्द से चिल्लाती रोती बिल्ली को अपनी आगोश में सहलाते हुए इसने गुस्से से कहा और वापस किचन में आ गई। वो दोनों हलक फाड़ कर रोते हुए निदा आपा के पास चले गए। एंड इसी वक्त सैफ भी आ गया। वो ऑफिस से सीधा इधर ही आया था और इसका कोट इसके हाथ में था। घर इसलिए नहीं गया था कि इसे इल्म था घर में खाना नहीं बना होगा। क्या हुआ है? किसने मारा है? निदा आपा ने इन दोनों को रोते देखकर आसमान सर पर उठा लिया। वो तमाम ड्रामे की आवाज़ें किचन में बखूबी सुन सकती थी। इसकी कोफ्त में इजाफा हो रहा था। परी आपा ने मारा है, बाल भी खींचे और मुंह पर थप्पड़ भी मारा है, रोशान चलाते हुए बता रहा था। वो तेजी से किचन से निकली। बिल्ली इसकी आगोश से छलांग लगाकर कूदी और भागती हुई किचन से बाहर निकल गई। वो इंसानों से बहुत डर गई थी। हाय अल्लाह परी, तुमने मेरे मासूम बच्चों को क्यों पीट डाला? मामू, मैंने तो कभी इनको जोर से झटका भी नहीं है। निदा आपा इसको देखती ऊंची आवाज में रोने लगी। हाय मेरे मासूम बच्चे, ये दोनों इस बिल्ली को आग लगाकर मार रहे थे। मैंने रोका तो सनी ने मुझसे बदतमीजी की। मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा था, बाल नहीं नोचे थे। किसी मुजरिम की तरह खड़ी वो सफाइयां दे रही थी। लो, इतने छोटे बच्चे बिल्ली को आग लगा सकते हैं? इन्हें तो माचिस भी जलाने नहीं आती। फुफू चमक कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही फुफू, ये दोनों इस बिल्ली को अजियत दे रहे थे। तुम्हें अपने भांजों से ज्यादा किसी जानवर से प्यार है? ये बच्चे हैं, कुछ भी कर दिया, आराम से टोका भी जा सकता है परी। अब के सैफ बोला था। सैफ इसकी हमायत तो क्या करता, इसने इसका यकीन तक नहीं किया था। इसने रोशान और सनी के बाल नहीं नोचे थे। अच्छा परी, अब सॉरी कर लो इन दोनों से। ये पापा थे। इसने बेहद शाकी नजरों से इन्हें देखा। किसी को भी इसकी बात का यकीन नहीं था। पापा, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ कह भी दिया तो आप सब लोग इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? परी, तुम बच्चों और निदा आपा से सॉरी करो। देखो आपा अभी तक रो रही है। सैफ ने बहुत संजीदगी और खफगी से इसे मुखातिब किया। इसका दिल चाहा वो वहीं जमीन पर बैठ कर रोना शुरू कर दे, मगर इसे जब्त करना था, खुद को कमजोर साबित नहीं करना था। मेरी कोई गलती नहीं। फिर भी निदा आपा सॉरी। निदा आपा ने मुंह फेर लिया। ये इस बात का इशारा था कि वो अभी तक खफा है। मैं खाना लगवाती हूँ, वो कहकर वहां से चली आई। वही तो खाना लगाने का कहा और खुद किचन में बैठी रही। जब तक वो लोग चले ना गए वो बाहर नहीं निकली। इसे अपनी बेइज्जती पर शिकवा इन लोगों से नहीं, पापा से था। पता नहीं फूफा ने पापा को क्या घोर कर पिला दिया था। वो कभी उनके खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों के दरमियान गुजार सकती हूँ? उफ, ये कितना कठिन होगा। ये तकलीफ के ख्याल इसके जहन में चकरा रहा था। किधर गुम हो? निशा ने किचन के दरवाजे में से सर निकाल कर झांका तो वो चौंकी, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। मैं तो यही हूँ, तुम कहो मेरे कपड़े ले आई हो। हाँ, तुम्हारे कपड़े कमरे में रख दिए। मेहमान चले गए तुम्हारे? इसने इधर उधर देखा पर ईशा खड़ी हो गई। हाँ चले गए, आओ बाहर बैठते हैं। निशा को देखकर इसका डिप्रेशन कदर कम हुआ था। वो दोनों इन कपड़ों के मुतालिक बातें करती लाउंज में आई तो जहाँ जेब साहब को वहीं बैठे पाया। अंकल मम्मी कह रही थी कि सैफ भाई की अम्मी शादी की डेट फिक्स करने आने वाली हैं। वो कब तक आएंगी? निशा की उनसे बहुत बेतकल्लुफी थी और वो थी भी बहुत बोल्ड। हर बार बिला झिझक पूछ लिया करती थी। इसे मालूम था कि आज वो इसलिए आई थी, फिर भी इसने पूछा। परीक्षा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेटा, डेट तो तकरीबन फिक्स है, ईद नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन मेहंदी रख लेंगे। वो खुश दिली से बता रहे थे। इसको अपनी गर्दन के गिर्द फंदा तंग होता महसूस हो रहा था। यकदम कमरे में घुटन इतनी बढ़ गई कि इसका सांस रुकने लगा।
निशा अचानक इसे कुछ याद आया। हसीब और इसके दोस्त हमजा जा रहे हैं, तुमने आज बताया था। हाँ, वो राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है? इनकी सरगोशियाँ वो ठीक से सुन नहीं सके थे। पापा, वो निशा के एक कज़न की अपनी टूर कंपनी है मरी में। निशा ने उनसे अपने नॉर्दर्न एरियाज के टूर्स का पता किया था। वो कह रहे थे कि जल्द ही उनका कोई टूर जाएगा ना नॉर्दर्न एरियाज। तो पापा, मैं निशा के साथ चली जाऊँ बस 3-4 दिन के लिए। मगर निदा तो हफ्ते भर के लिए तुम्हारी वजह से आई है। इसकी नंद का कोई मसला था तो इसकी सास और शोहर चंद दिनों के लिए सियालकोट गई। वो अगला पूरा हफ्ता इधर आ गई कि तुम्हारे साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेगी। वो सोच रही थी कि चंद दिनों तक किसी दूर दराज पुरफजा मकाम पर चली जाए, मगर जैसे ही पापा ने निदा आपा की एक हफ्ते की छुट्टी का बताया, इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्दी इस्लामाबाद से पूरे हफ्ते के लिए गायब हो जाएगी। वो किसी के साथ भी शॉपिंग कर सकती थी मगर निदा आपा के साथ नहीं। पापा, निदा आपा की चॉइस बहुत अच्छी है, वो खुद ही शॉपिंग कर लेंगी। मैं बस 5-6 रोज में वापस आ जाऊंगी। इसने बहुत मन्नत और लिजाजत से कहा। अच्छा, मगर किस जगह जाना चाहती हो तुम? वनीम रजामंद थे। वो जवाबन कहना चाहती थी कि वो हुंजा गिलगित स्कर्दू, मगर इसे मालूम था इन इलाकों का नाम सुनकर पापा सख्ती से इनकार कर देंगे। पिशावर, सवात, कालाम, इसी साइड पर जाएंगे। इसने सवात का जिक्र इसलिए किया कि वहाँ कोई 2500 फुट बुलंद पहाड़ न था, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि पापा ने अगले ही लम्हे से इजाज़त दे दी। इसने बेख्तियार एक चोर निगाह अपने बाएं कंधे पर डाली। सिर्फ इस कंधे की वजह से वो स्कर्दू स्लाइड पर हिमालय और क्राक्रम के पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी। जहाँ ज़ेब साहब उठकर अंदर चले गए तो निशा तेजी से इसकी तरफ मुड़ी। मैंने कब कहा था, किया था जवार भाई की टूर कंपनी से। नहीं किया तो अब कर लेना। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। लिदा आपा की माँ फैमिली आमद के बायस चंद लम्हे पहले तक इसके सर में जो दर्द की टीसें उठ रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तुम इस्लामाबाद की किसी टूर कंपनी का नाम नहीं ले सकती थी। अब कौम का झूठ को सच साबित करना पड़ेगा और मरी जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है सैर सपाटे का तो हसीब और इसके फ्रेंड्स के साथ राकापोशी चले जाते हैं, जिसकी इजाज़त पापा मुझे कभी नहीं देंगे। और हसीब के दोस्त, इसकी निगाहों के सामने शाम वाला वो लड़का आ गया जिसने इसे देखकर बेख्तियार सीटी बजाई थी। इसने तनफ्फुर से सर झटका। मैं हसीब के दोस्तों का सर फाड़ सकती हूँ, उनके साथ 4 दिन पैदल राकापोशी का ट्रैक नहीं कर सकती। इसको वो लड़का बहुत ही बुरा लगा था। निशा खामोश हो गई। निशा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। इस कमरे की तरतीब ऐसी थी कि वो सोच रही थी वो चंद दिन तक किसी दूर दराज पुरफजा मकाम पर चली जाए, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुलते ही सामने पलंग नजर आता था जिसके सरहाने दीवार पर तुमाज ह्यूमर का बहुत बड़ा पोस्टर चिपका था। कमरे की बाकी 3 दीवारों में से 2 पर मिसेस और चंद जापानी कोह-पैमाओं के पोस्टर्स आवेजा थे। इन तस्वीरों को देखते ही एक उदास मुस्कान उसके लबों का अहाता कर लिया। फरीशे जहाँ ज़ेब, जिसके नाम का आखिरी हिस्सा शे हटाकर सब इसे परी कहा करते थे, बचपन ही से एक आइडियलिस्ट थी। वो इन लोगों में से थी जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, जिन चैलेंजेस का सामना करने में मज़ा आता है। सैफ से मंगनी से पहले तक वो वाकई बहुत पुरजोश थी, मगर इन गुजरे 4 बरसों में बहुत कुछ बदला था। इसको बचपन से पहाड़ सर करने का बहुत शौक था। वो अपने पापा और मम्मा की इकलौती औलाद होने के बायस खासी लाडली थी। इनके लाड प्यार ने इसको बिगाड़ा नहीं बल्कि बहुत बहादुर, मजबूत और पुरएतमाद बना दिया था। इसको मम्मा को इसका कोह-पैमाई का शौक बहुत अजीज था। ये सबसे बड़ी वजह थी जिसके बायस मम्मा उसको 1995 में अपने साथ इंग्लैंड ले गई थी। पापा ने इसकी वजह से अपने बिजनेस भी इधर मुंतकिल कर दिया था, मगर वो लंदन में होते थे और मम्मा और परीशे लेक डिस्ट्रिक्ट में। वो 4 बरस लेक डिस्ट्रिक्ट में रही, वहाँ उसने बहुत कुछ सीखा। इस दौरान वो सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान आई थी, वो भी सर्दियों की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टियां वो कहाँ गुजारती थी, ये उसका एक टीन एज सीक्रेट था, जिसकी भिनक अगर पापा को पड़ जाती तो वो बहुत खफा होते। अलबत्ता मम्मा वाकिफ थी। दोनों बार इसे अपने से 8-9 साल बड़ा सैफुल मुलूक बहुत बुरा लगता था। वो इसके पापा से बहुत लाड उठवाता था और उसको बड़ी अजीब नज़रों से तकता था। इसे इसकी निगाहें अच्छी लगती थी, न बातें। इसने एक दफ़ा परीशे से जब ये कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसने सैफ को बुरी तरह झिड़क दिया था। 6 साल पहले जिंदगी किसी हद तक बदल गई। जब मम्मा की वफात हो गई और फुफ्फो के बेहद इसरार पर इसे पापा इस्लामाबाद ले आए,
تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی اور مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشا کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا ایک سال ضائع ہوگا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سپاتک کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خواب میں رہنے والی لڑکی تھی، کم عمر، لاپرواہ، جس کے آئیڈیلزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا، پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑ سوار، اور وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا، کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا، بہادر اور مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی روگ اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گم شدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھیں، وہی 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسے ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا، کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزر گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانہ اور احمقانہ لگنے لگے، اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ احمقانہ اور بچکانہ بات۔ ہاں، وہ بچکانہ خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جازیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ معزز سامعین، نمرہ احمد کا ناول کا پہلا حصہ، پہلی چوٹی آپ نے سنا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خدا حافظ۔